मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? देखो जो है इसमें कुछ इधर से आवाज है। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। कल और परसों 2 दिन डिस्टर्ब हो गया था। और मित्रों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के बस में नहीं होती हैं। मैं तो चाहता हूं कि अगर जो है नेटवर्क कायम रहे और ढंग से चलता रहे तो क्लास जो है डेली चलती रहे, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि जो कमी रह जाती है, जो गैप हो जाता है, मैं उसको पूरा कर सकूं। हम लोग लिटरेरी टर्म की चर्चा कर रहे थे, तो उसी कड़ी में अगला टर्म है आपका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, हम जिसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहते हैं। बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं थोड़ा सा इन बिटवीन बैरियर क्रिएट कर रहा हूं तो मैं बाहर हो जाता हूं। अगर आप लोग चाहें तो नोट कर लें इसे। फिर इसके बाद साथ साथ चर्चा भी चलती रहेगी। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, इसको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि जितने भी इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। जब ये देखा गया कि 14वीं शताब्दी के बाद पूरी तरह से कैथोलिक जो ईसाइयत की मूल शाखा है कैथोलिसिज्म, जब उसका डिटेरियरेशन होना शुरू हुआ, उसमें गिरावट आनी शुरू हुई और ईसाई धर्म के तमाम सेक्ट धीरे धीरे उभार पर आने लगे, खासतौर से एंग्लिकन चर्च, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। तो 14वीं सदी में जो कैथोलिक रिलीजन डिटेरियरेटिंग स्टेट में था, गिरावटपूर्ण स्थिति में था, उसको फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए कुछ लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक आंदोलन चलाया था और उसी आंदोलन का नाम दिया गया ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। ट्रैक्ट आप जानते हैं, जब भी किसी पम्फलेट के माध्यम से किसी धार्मिक या सामाजिक मुद्दे को उठाया जाता है तो उसको ट्रैक्ट कहा जाता है। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट वाज प्रोपेगेटेड एंड एक्सपेंडेड बाय राइटिंग 90 ट्रैक्ट्स। प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में कितने ट्रैक्ट लिखे गए थे, तो वो 90 ट्रैक्ट लिखे गए थे, इसीलिए इसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये आंदोलन चला था 1833 से लेकर के 1845 तक। लेकिन इसके लीडर्स कौन कौन से थे? तो जॉन केबल was the chief exponent of this movement. जॉन केबल के साथ हेनरी न्यूमैन, एडवर्ड बुशी और F.R. फ्रूड भी जो है शामिल थे। फ्रॉड नहीं है, फ्रूड है, थोड़ा सा स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, FRAUED, फ्रूड। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? The aim of this movement was to assert the dignity of Roman Catholicism as was in Middle East. मध्यकाल में जो कैथोलिक धर्म की प्रतिष्ठा थी, उसी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए, फिर से कायम करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ये हो गया ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। दूसरा टर्म है आपका कन्फेशनल पोएट्री। तो कन्फेशन का मतलब होता है टू एडमिट, स्वीकार कर लेना,
और स्वीकार किस बात का? किसी भी जनरल स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं करना, या किसी बात को स्वीकार नहीं करना, किसी कानून को स्वीकार नहीं करना, किसी की बात को जो है मान नहीं लेना है, बल्कि कन्फेशन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था सेंट ऑगस्टीन ने 1400 AD में। 400 AD में ईसाइयत में जो एक प्रसिद्ध संत हुए हैं सेंट ऑगस्टीन, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, कन्फेशन। और सेंट ऑगस्टीन ये कहते थे कि इफ एनी मैन डज अ सिन mentally or physically or by thought, then he should confess his sin for the expiation of his sin. कि मन से, वचन से, कर्म से अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति अपराध कर लेता है जो ईसाइयत के विरुद्ध है, ईसाइयत के सिद्धांतों के खिलाफ है, अगर उससे हट करके कोई व्यक्ति किसी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो उसको ओपनली कन्फेस कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उससे उसके सिन का, उसके पाप का एक्सपिएशन हो जाता है, शांति मिलती है या पाप मुक्ति मिल जाती है। द वर्ड वॉज यूज्ड बाय सेंट ऑगस्टीन इन 1400 फॉर एक्सपिएशन ऑफ सिन, पाप के शमन के लिए या पाप को शांत करने के लिए। मनसा वाचा कर्मणा, अगर कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से कोई अपराध कर लेता है तो उस अपराध को हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए और ईश्वर के समक्ष उन पाप कर्मों को स्वीकार करके पाप कर्मों से, अपराध से मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। बट दिस टर्म वाज यूज्ड इन अमेरिकन लिटरेचर बाय रॉबर्ट लॉवेल। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी साहित्य में रॉबर्ट लॉवेल ने किया है। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, जब उसने अपनी आत्मकथा लिखा और उस आत्मकथा का शीर्षक था लाइफ स्टडीज, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959। 1559 में रॉबर्ट लॉवेल ने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन करवाया था। एंड इन दैट ऑटोबायोग्राफी ही ओपनली कन्फेस्ड हिज गिल्ट। अपने जीवन में किए गए जितने भी अपराध थे उसको खुले तौर पर, आमतौर पर उसने स्वीकार किया। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में इट वाज एक्सप्रेस्ड बाय T.S. Eliot. He expressed much of his confessional ideas by impersonalizing himself. पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, और इम्पर्सनैलिटी का मतलब होता है जो पर्सन अपने आप को किसी और रूप में पेश करे, इम्पर्सनलाइज करे, कॉन्क्रीट ना हो करके, डायरेक्ट ना हो करके, इनडायरेक्टली अपने द्वारा किए गए सिन को कन्फेस किया। लेकिन कविता में द इम्पेटस वॉज गिवन बाय सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ ने इसको इम्पेटस दिया, इसको वृद्धि दी, इसको आगे बढ़ाया, और उसके साथ साथ एलन जिन्सबर्ग ने। लेकिन एंग्लो इंडियन लिटरेचर का जो शीर्ष व्यक्तित्व रहा है वो रही है कमला दास। She is the chief exponent of confessional poetry. आप अगर कमला दास को पढ़ेंगे तो कमला दास ने बिल्कुल खुले तौर पर अपने मानसिक और शारीरिक या वचन से इतना ओपन कन्फेशन, इतना ओपन एडमिटेंस भारतीय साहित्य में किसी भी लेखक ने नहीं किया है जितना अपने मनोवैज्ञानिक वृत्तियों, खासतौर से सेक्सुअलिटी को लेकर के कमला दास ने अपनी कविताओं में जिक्र किया है। तो चीफ एक्सपोनेंट है सिल्विया प्लाथ, लेकिन इंडियन पोएट्री की अगर बात की जाए तो कमला दास इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ कन्वेंशनल पोएट्री। हम लोग अगले टर्म की चर्चा करते हैं डिडैक्टिक लिटरेचर।
अगर नोट कर लिए हो आप लोग तो थोड़ा सा आवाज आप लोगों की नहीं मिल रही है, फिर मैं इसको मिटा दूं और अगले टर्म की चर्चा करूं। हो गया भैया? सभी लोग मेरी बात को सुन ले रहे हैं, सुन पा रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है। लिटरेरी टर्म से दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी 3 भी पूछ लेते हैं, तो इसको आप तैयार रखिएगा मत। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप इसको पढ़ते रहिएगा केवल। नेक्स्ट टर्म है आपका डिडैक्टिक लिटरेचर। डिडैक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद। ऐसी रचनाएं जो केवल और केवल डिडक्शन इम्पार्ट करती हों, या जिसमें केवल और केवल सीख देने की बातें लिखी हों, उसको डिडैक्टिक लिटरेचर कहते हैं। पहली बात यह है कि डिडैक्टिक लिटरेचर की शुरुआत इट वाज स्टार्टेड in first century in Greek। सबसे पहले उपदेशात्मक या डिडैक्टिक लिटरेचर की शुरुआत ग्रीक में पहली सदी में होती है, पहली शताब्दी में। और इसको शुरुआत करने वाला जो लेखक था वो है ल्यूक्रेटियस। इट वाज स्टार्टेड बाय ल्यूक्रेटियस। शुरुआत इसके जो है ग्रीक साहित्य में ल्यूक्रेटियस ने किया था। When he wrote De Natura Rerum, when he wrote De Natura, उसने एक रचना लिखी थी जिसका शीर्षक था डी नेचुरा रेरम। इसको जो हम एलिमेंट ऑफ नेचर भी कहते हैं इंग्लिश में। नेचुरा कहते हैं नेचुरल को, रेरम कहते हैं एलिमेंट को, डी कहते हैं आपको एलिमेंट ऑफ नेचर। प्रकृति के जो तत्व हैं ये रचना के ल्यूक्रेटियस की, और जिसको फर्स्ट सेंचुरी में ग्रीक में जो है लिखा गया। इन रोमन लिटरेचर वर्जिल रोट बारिश खत्म होने के बाद देखिए उमस बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन रोमन लिटरेचर इट वाज स्टार्टेड by Virgil। रोमन साहित्य में डिडैक्टिक लिटरेचर की शुरुआत वर्जिल ने की। When he wrote Georgics, ये जॉर्जिक्स वर्जिल की रचना है, काफी डिडैक्टिक है। इन इंग्लिश लिटरेचर द चीफ एक्सपोनेंट वाज अलेक्जेंडर पोप।
The chief exponent was अलेक्जेंडर पोप, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में जो शीर्ष व्यक्तित्व था डिडैक्टिक लिटरेचर का वो था अलेक्जेंडर पोप। His two works, उसकी जो दो रचनाएं हैं, पहला एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन। एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन Essay on Men are fully didactic literature. नोट कर लें। नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से कह दूं। हाँ जी, हाँ जी बोले। बस मैं समझता हूँ कल परसों और चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। या कोशिश करूंगा कि हाँ गाली वर्दी ही उठा लूंगा। हाँ, इसके बाद जो है गाली वर्दी और कुछ जो मूवमेंट आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो कुछ अमेरिकन लिटरेचर में जो मूवमेंट है उसकी भी चर्चा कर लूंगा। लेकिन ठीक है, गाली वर्दी को उठा लूंगा इसके बाद, ताकि टीजीटी के पूरी तरह से सिलेबस को खत्म कर लिया जाए, फिर बच जाएगा पीजीटी। मिटा दे इसको। चलो, नेक्स्ट टर्म है आपका एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म को डियर अभिव्यंजनावाद भी कहते हैं। जिसको अब एक्सप्रेशन कहते हैं क्या? अभिव्यक्ति को। वास्तव में जब कोई कलाकार किसी चीज को पूरी तरह से बारीकी से व्यक्त न करना चाहे, केवल उसका एक प्रभाव देना चाहे, तो उसी को कहते हैं एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशनिज्म। मान लीजिए कोई कलाकार ऐसा है जो किसी स्त्री का पोर्ट्रेट बनाना चाहता है, तो कलाकार क्या करता है? पेंटर किसी स्त्री के हर चीज को, बाल को, आंख को और उसके चेहरे के नाक नक्श को पूरी तरह से जो है व्यक्त करता है। लेकिन उस बारीकी के साथ उस चित्र को न व्यक्त करके केवल एक प्रभाव सा पैदा कर दे कि जिसको देखने में ये लगे कि हाँ, ये किसी स्त्री का ही जो है चित्र है। तो इस तरह के विधा को कहा गया एक्सप्रेशनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज ए मूवमेंट particularly खास तौर से ये आंदोलन था पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ आर्ट।
in the field of art. कला के क्षेत्र में एक नया प्रयोग, एक नया आंदोलन किया गया और उस आंदोलन का नाम दिया गया एक्सप्रेशनिज्म. ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले विश्व युद्ध के दौरान इट वॉज वन गार्ड. इट वॉज वान गॉग, ये जर्मन आर्टिस्ट था. It was Van Gogh who thought that it is not necessary to delineate a picture, delineate an object in photographic way. बेटा जरा कि जैसे किसी कैमरे से जो है कोई फोटोग्राफ लिया जाए जिसमें हर चीज बड़ी बारीकी से उभर करके सामने आती है, तो उस तरह का चित्र न बना करके वान गॉग ने ये सोचा कि केवल उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का एक प्रभाव जिसको देख करके ही समझ जाए कि वस्तु क्या है, कोई वृक्ष है, कोई स्त्री है, कोई जानवर है, उसका केवल एक प्रभाव देना था. पॉल गॉगिन एसोसिएटेड, बाद में जो है पॉल गॉगिन भी जुड़ा. पॉल गॉगिन आल्सो एसोसिएटेड विद हिम. वान गॉग के बाद उसी का शिष्य था पॉल गॉगिन, was also associated with expressionism. अब ये तो बात हो गई कि कला के क्षेत्र में मूलतः ये आंदोलन था, लेकिन अंग्रेजी साहित्य से या लिटरेचर से इसका क्या लेना देना. इन लिटरेचर द एक्सप्रेशनिज्म वाज एडॉप्टेड बाय फ्रेंच पोएट. In literature, the expressionism was adopted by French poets. फ्रांसीसी कवियों ने एक्सप्रेशनिज्म को जो है अपने कविताओं में उतारा. पर्टिकुलरली कार्ल्स बाउडले, जिसमें खास तौर से नाम लिया जा सकता है बाय कार्ल्स बाउडले. बाउडलेयर नहीं पढ़ते हैं डियर, ये कार्ल्स बाउडले पढ़ते हैं. एंड आर्थर रिबर्ट, DOUTT. आपने हेनरी ओनील का जो है एक नाटक पढ़ा होगा, हेनरी ओनील्स. हैरी ए.
is perfect example of expressionism. नोट कर ले, फिर अगले टर्म की देखा जाए। नोट कर लिए हैं? अजय, हेनरी ओ नील, NE, हाँ बोलिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं, मतलब एक थोड़ी सी बैकग्राउंड भी जो है, जैसे पॉल गॉगिन है, ये वान गाल, ये तो नाम याद करना पड़ेगा। ये जर्मनी का बहुत बड़ा जो है पेंटर था, आर्टिस्ट था। मिटा दे इसे। हाँ, वो लियोनार्डो दा विंची इटली का था, और वो मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी था। वो भी डियर साइंटिस्ट भी था, आर्टिस्ट भी था, फिलोसफर भी था, थिंकर भी था, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि उसके पास 2 मस्तिष्क थे, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची एक साथ 2 भाषाओं को दोनों हाथ से लिख लेता था। और एक अपने आप में चमत्कार है कि कोई व्यक्ति अलग अलग 2 भाषाएं बोलते हों और वो दोनों हाथों से लिखता हो। तो एक विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति था लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट टर्म की हम लोग चर्चा करते हैं, आइडियलिज्म। जिसको हम आदर्शवाद कहते हैं। इट वॉज फिलोसफिक टर्म given by इमानुअल कांट। वास्तव में आइडियलिज्म, इमानुअल कांट जो कि जर्मन फिलोसफर था, उसने पहली बार आइडियलिज्म शब्द का प्रयोग किया। He propagated a doctrine as idealism. दर्शन के क्षेत्र में उसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम उसने दिया क्या? आइडियलिज्म, आदर्शवाद। और ये कहता था कि आइडियलिज्म कुछ नहीं है, बल्कि दिस इज ए पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 थिंग्स, ड्रीम ऑफ फ्रीडम एंड ड्रीम ऑफ नेसेसिटी। According to him, there are 2 reasons कि 2 क्षेत्र होते हैं, और वो दोनों क्षेत्र क्या हैं? एक तो रीम ऑफ
रीम ऑफ नेसेसिटी है, रीम ऑफ नेसेसिटी जरूरत का क्षेत्र है, आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रीम ऑफ नेसेसिटी। और दूसरा है उसमें रीम ऑफ आइडियलिज्म, रीम ऑफ आइडियलिज्म। कांट ने कहा कि जब तक रीम ऑफ नेसेसिटी यानी जरूरत की चीजें पूरी नहीं होती हैं तब तक रीम ऑफ आइडियलिज्म पैदा हो ही नहीं सकता है। वास्तव में उसने कहा कि रीम ऑफ नेसेसिटी इज द वेरी बेसिस ऑफ रीम ऑफ आइडियलिज्म, और रीम ऑफ नेसेसिटी द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसमें क्या चीजें हैं? आज बात सुनाई। अब आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अवधेश कट कट के आ रही है। देखिए, रीम कहते हैं क्षेत्र को, रीम कहते हैं एक परिधि को, ठीक है। पहले आप इसको पूरी तरह से सुन लें, फिर इसके बाद जो है अपने आप समझ जाएंगे। तो रीम ऑफ नेसेसिटी ये है क्या? द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव अस्तित्व को कायम रखने के लिए जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, जैसे आप जानते हैं कि जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। पहली बात यह है कि मटेरियलिस्टिक नीड पूरी होनी चाहिए। क्या? मटेरियल नीड्स। अगर भौतिक जरूरतें किसी व्यक्ति की जो है पूरी हो जाएं, जो जीवन यापन के लिए जरूरी हैं, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आदर्शवाद का क्षेत्र या विचार आ ही नहीं सकता है दिमाग में। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो कोई भी आदर्श चिंतन नहीं कर सकता है। और रीम ऑफ नेसेसिटी में क्या होता है? इमेजिनेशन। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वह कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई आदर्श चिंतन नहीं कर सकता है। वह केवल और केवल क्या है? केवल चिंतन करेगा तो रोटी का चिंतन करेगा। अगर किसी के व्यक्ति मकान नहीं है तो किसी भी आदर्शवादी क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकता है जब तक कि उसको मकान न मिल जाए। तो इमेजिनेशन है, फिर इसके बाद एस्थेटिसिज्म है, जिसको हम कलाबोध कहते हैं। कोई भी व्यक्ति वह कला को तब तक इनकार करता रहेगा, कला में उसकी कोई रुचि नहीं रहेगी जब तक कि उसकी मूलभूत चीजें हैं, क्योंकि सारी चेतना, सारी एनर्जी उसकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में लगी रहेगी। वो सारी एनर्जी लगाएगा जो जीवन की मौलिक जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। जब ये चीजें पूरा हो जाएंगी तब उसके अंदर कल्पना का भाव भी आएगा, फिर कलाबोध का भी जो है वो चिंतन कर सकता है किसी कलाकृति को। अगर वो कलाकार नहीं बन सकता है तो कम से कम कला की प्रशंसा कर सकता है और उससे आनंदित हो सकता है। और जब जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पैदा होती हैं, पूरी हो जाती हैं, तब वो रीजन की बात कर सकता है, तर्क की बात कर सकता है। और फिर आता है मॉरलिटी। मॉरलिटी नैतिकता। अगर कोई भूखा व्यक्ति है, विवेकानंद भी कहते हैं कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो उसके लिए धार्मिक उपदेश या धार्मिक सिद्धांत बेमानी है। सबसे पहले उसको धार्मिक बनाना है तो उसको पहले रोटी दी जानी चाहिए। तो मॉरलिटी की बात तभी पैदा होगी जब आदमी की मौलिक जरूरतें जो जीवन के लिए जरूरी हैं वो पूरी हो जाए। तो कांट ने बिल्कुल भी कहा
कि आइडियलिज्म को जो है दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, एक तो रीम ऑफ नेसेसिटी और रीम ऑफ नेसेसिटी, और दूसरा क्या है, रीम ऑफ आइडियलिज्म। उसने ही कहा कि रीम ऑफ आइडियलिज्म तभी टिक सकता है, किसके ऊपर, रीम ऑफ नेसेसिटी के ऊपर, जब मनुष्य की मौलिक जरूरतें पूरी होती हैं तब वो आदर्शवादी क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। मैं समझता हूँ बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देश बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट है आप इंटरल्यूड। मैं समझता हूँ सारे लोग जानते होंगे, मिटा दूं इसे तो फिर आगे। चलते नहीं, इसमें कोई इंक खत्म हो गया। इंटरल्यूड, इंटरल्यूड के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इट वाज a comic episode during inserted in between two major episodes inserted in between two major episodes of a play. किसी भी नाटक में दो मुख्य घटनाओं के बीच में एक हास्यास्पद प्रस्तुति पेश की जाती थी, उसी को इंटरल्यूड कहा जाता था। इट वॉज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग the beginning of ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा की शुरुआत आप जानते हैं कि लिटर्जी से होती है। लिटर्जी ये चर्च में धार्मिक क्रियाकलापों की प्रस्तुति होती थी, और लिटर्जी को दो भागों में बांटा गया था, मिस्ट्री और मिरेकल प्ले में। ड्रामा का इतिहास बता चुका हूँ। मिस्ट्री और मिरेकल प्ले के बाद फिर जब जो चार साइकिल थी, चेस्टर, वेकफील्ड, यॉर्क साइकिल, इसमें केवल मिस्ट्री और मिरेकल प्ले को, इसको देख देख करके जब जनता ऊब गई तो फिर इसके बाद मॉरलिटी प्ले का दौर आया। मॉरलिटी प्ले से भी जब ऑडियंस ऊब गई तो फिर ये हुआ कि इनको थोड़ा सा एनर्जाइज करने के लिए, थोड़ा नाटक में रुचि बांधे रखने के लिए बीच बीच में कोई हास्यास्पद प्रस्तुति भी की जाए, तो उसी प्रस्तुति को कहा गया इंटरल्यूड। और याद रखिएगा कि ये केवल और केवल ऑडियंस को हंसाने के लिए था, एंटरटेन करने के लिए था, और इसका नाटक से कोई भी संबंध नहीं था। बस ये नाटक की दो प्रमुख घटनाओं के बीच में कोई ना कोई एक कॉमिक कैरेक्टर आ जाता था जो जनता को हंसा जाया करता था। इट वॉज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश ड्रामा, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस
और आजकल की फिल्मों में भी देखिए, अगर कोई जो है स्टंट सीन आता है तो स्टंट सीन के बाद जब थोड़ा सा सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है, जिसको एरिस्टॉटल कहते हैं कि परगेशन, यानी कि एक्सपिएशन होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आ जाते हैं तो उसका निष्कासन जरूरी है। तो भारतीय या किसी भी फिल्मों में 2 मेजर एपिसोड्स में, खासतौर से इंडियन फिल्मों में, जब कोई सीन क्लाइमेक्स पर होता है तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई एक कॉमेडियन आ जाता है जो हंसा जाता है। तो इट वर्क्स लाइक ए कैथारसिस। नोट, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा कि इंटरल्यूड का उद्देश्य क्या होता है। इट वर्क्स लाइक कैथारसिस। कैथारसिस जिसको रेचन कहते हैं, कैथारसिस वो है, अरिस्टो ने अपने पोएटिक्स में दिया है कि मनुष्य के भीतर जो नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं किसी भी ट्रेजेडी को देख करके, तो जो फियर ऑफ पिटी और फियर, ये 2 जो नेगेटिव थॉट है, इसका बाहर निकलना जरूरी होता है, उसी को जो है कैथारसिस। तो इंटरल्यूड का काम बिल्कुल कैथार्टिक एजेंट जैसा है। तो डियर, आज इतना ही, और कल जो है मैं कोशिश करूंगा, अगर शाम को नेटवर्क सही रहा तो मैं वीडियो आज अगर जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा तो कल जो है ये खत्म हो जाएगा।